नमस्कार, मैं अजित कुमार। कहा जाता है कि अभी क्यों ठहर गए सफ़र में, अभी क्यों ठहर गए सफ़र में, अभी तो मुकाम बाकी है और ये बेकार की कोशिश है अपने दाग धोने की, अभी तो लगने को हज़ारों इल्ज़ाम बाकी हैं। तो ये वही प्रक्रिया है जहाँ पे हमें धैर्य धारण करना होता है और बहुत से आक्षेपों को सहना होता है। बाद में हमें इसके प्रत्युत्तर में बहुत बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि कितना पेशेंस हम अपने पास रख पाते हैं। तो इसी प्रक्रिया में, इसी को अपना आधार बनाते हुए हम लोग गणित पढ़ते जा रहे हैं और CUET MSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस की प्रिपरेशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारा आज का जो टॉपिक था, पिछला टॉपिक कोशेंट ग्रुप, उसी में कुछ और चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत है, कुछ और पोस्टुलेट्स ऐड करेंगे। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हम लोगों ने पिछली बार पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पहला देखा था कि अगर कोई भी एबिलियन ग्रुप है तो उसका कोशेंट ग्रुप हमेशा एबिलियन होता है, ठीक है। फिर अगला हमने देखा कि अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक हो जाता है तो कोशेंट ग्रुप साइक्लिक हो जाता है। दूसरे वाले से आप पहले को आराम से रिलेट कर सकते हैं। अगर G साइक्लिक हो गया, इसका मतलब हमारा कोशेंट ग्रुप भी क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। तो एबिलियन वाली प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिकली होल्ड कर जाएगी। और कोशेंट ग्रुप का एक और फ़ायदा है ना कि अगर कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप आप ले लिए तो आप देखते हैं कि उसके कोशेंट ग्रुप में बड़े फाइनाइट टाइप के एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। उसके कोशेंट ग्रुप में फाइनाइट टाइप के एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक। तो ये मतलब बड़ा एक फ़ायदा होता है, ठीक है। जैसे आपने इंटीजर ले लिया था, ठीक है, इंटीजर का ग्रुप था। इंटीजर ऑब्वियसली प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। तो अगर ये ग्रुप था तो कोशेंट ग्रुप पे आपने देखा था कि इसका 3Z क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है Z में, क्योंकि Z का हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है क्योंकि Z एबिलियन है। तो अगर ये नॉर्मल है तो आपने देखा था कि ये हमारा डिफाइंड है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे, एक 3Z खुद आ रहा था, एक 3Z+1 आ रहा था, 3Z+1 आ रहा था, एक 3Z+2 आ रहा था। +3 करेंगे तो वापस वो उसी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, उसका सब ग्रुप है। Z/3Z क्या है, सब ग्रुप था किसका, Z का। ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, जबकि ये हमारा फाइनाइट है, ठीक। ये देखिए इनफाइनाइट होने के बावजूद इसका सब ग्रुप क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। तो एक ये तो हमें आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर ग्रुप ही फाइनाइट हो तो कोशेंट ग्रुप तो ऑलरेडी फाइनाइट होगा, उसमें सब ग्रुप आप नॉर्मल सब ग्रुप तो फाइनाइट ही एलिमेंट का लेंगे ना। और जब ग्रुप फाइनाइट है तो उसमें आप ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, कोई भी ऑपरेशन करें, फाइनाइट टाइम्स ही कर पाएंगे आप। फाइनाइट एलिमेंट है तो फाइनाइट हो जाएगा, ये देखा था आपने। उसके बाद एक अगला टॉपिक हम लोग, चूँकि पहला जो सबसे पहला वाला पढ़े थे कि अगर ग्रुप एबिलियन हो जाता है तो कोशेंट ग्रुप एबिलियन हो जाता है। ये हमने कोशेंट ग्रुप की डिफिनीशन में पढ़ा था। अब ज़रा उल्टा करके देखते हैं कि क्या उल्टा पॉसिबिलिटी है। इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ उल्टा, मीन्स इज G एबिलियन when G/N एबिलियन। क्या ये होगा, ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर G एबिलियन है, सॉरी कोशेंट ग्रुप एबिलियन है तो ग्रुप का एबिलियन होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया तो तुरंत हम कहाँ जाएंगे कि ये कहाँ फेल कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ फेल कर रहा है। चलिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ हमें एजम्पशंस करने पड़ेंगे। किस टाइप के एजम्पशंस करने पड़ेंगे, देखिए आप लेट
जी इक्वल टू जी में ए बी 0 डी इस टाइप के एलिमेंट ले लिए सच दैट ए डी नॉट इक्वल टू 0। ये ग्रुप देखिए, इस ग्रुप में इस टाइप के एलिमेंट है, मैट्रिक्स टाइप के एलिमेंट है, जिसकी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जिसकी सेकेंड रो की पहली पोजीशन 0 है, सच दैट डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो ये जनरल लीनियर ग्रुप का ही तो एक सबसेट बनाएगा ना। जनरल लीनियर ग्रुप में क्या होता था, GL एंड R में क्या होता था, n को आप 2 रख लीजिए, इसको आप रख लीजिए क्या, रियल नंबर, और यहाँ A B D आप कर सकते हो कहाँ से, रियल से। इसमें क्या कहते थे, 2x2 का एलिमेंट होता था और कहते थे कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो, 0 ना हो। आप कहते थे कि ये 0 ना हो। देखिए 2x2 का मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये जो ग्रुप है इसी में तो लाई करेगा और इसकी सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ये भी अपने आप में क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा विथ सेम ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। तो इसी का सब ग्रुप है। इनफैक्ट हमने इसको प्रूफ करने के लिए जनरल लीनियर ग्रुप का एक सब ग्रुप चूज किया, ग्रुप के तौर पे इसको लिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा यहाँ से काम आसान होगा ना, समझ में आएगा। जैसे ये पता चले ये ग्रुप है और ये उसी टाइप का एलिमेंट है, उसी टाइप का सेट है सेम तरीके का, तो ये भी क्या बना देगा, ग्रुप बना देगा। तो हमें इसको ग्रुप प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अगला ये हमारा जी हो गया, सॉरी ये हमारा जी हो गया। देखिए लेट, अच्छा इसका आइडेंटिटी क्या होगा, हर जनरल लीनियर ग्रुप अगर 2x2 का है तो आइडेंटिटी क्या होगा, 1 0 0 1, वही वाला होगा जो नॉर्मल आइडेंटिटी होती है मैट्रिक्स की, वही होगा, ठीक है। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करिए ना, ए और डी को 1 1 ले लीजिए, ठीक है। लेट आपका जो एक और यूं कहें कि सेट बना रहे, देखेंगे ये क्या है, सेट पहले बनाते हैं। इसी जी का एक सेट लेते हैं, जी तो ग्रुप है, दिस इज जी बी अ ग्रुप, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को हमने ऐसा लिख लिया है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये भी हम इसी का सेट लेते हैं, कैसा वाला, ऐसा वाला, 1 B 0 1, सच दैट, अच्छा सच दैट क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे तो सच दैट कुछ करना ही नहीं है, बस यहाँ पे आप ये देख लो B आपका कहाँ से हो जाए, रियल नंबर से बिलोंग कर जाए। ये डिटर्मिनेंट लिखने की ज़रूरत है, दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा, 1 होगा। डिटर्मिनेंट इसका आराम से दिख रहा है हमें कि क्या होगा, 1 होगा। ये सब ग्रुप है कि नहीं, तो सब ग्रुप होने के लिए क्या कंडीशन होती है, किसी भी ग्रुप में एक एलिमेंट ए बी उठाते हैं और वो अगर किसी सबसेट एच में लाई कर रहा है तो हम दिखा देते हैं कि ए बी इनवर्स भी एच में लाई करेगा तो सब ग्रुप होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। एक सेकेंड, हेलो हेलो, क्लास लेके हम कॉल करते नहीं, क्लास लेके, हेलो, क्लास लेके फोन करिए। ठीक 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 ठीक। तो ये रहा। तो अब आप देखिए हम क्या बता रहे थे, ए बी इनवर्स, ठीक, ये हुआ। आपको दिखना है कि ए बी इनवर्स भी उस ग्रुप में बिलोंग कर जाए, तो कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब ये सब ग्रुप कैसे है ये आपको चेक करना है, ये आपको खुद करना होगा, खुद ट्राई करिए, चेक क्या करना है इसमें।
इस टाइप का कोई भी एक एलिमेंट ले लेना है, 1p01, ठीक है, एक एलिमेंट हो गया। ये कहाँ से, n से बिलोंग करेंगे। आप इसका फिर दूसरा एलिमेंट ले लिया, ठीक है, 1q01, ये भी कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, n से। इसका इन्वर्स आप 1q01 का इन्वर्स आप फिर से आप निकालिए, ठीक है, वो भी कहाँ बिलोंग कर जाएगा, n से। फिर आप इसको इसमें ऑपरेट कराइएगा, ये और ये ए बी इन्वर्स बिलोंग्स, और ए बी n में आ जाएगा तो सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये चेकिंग बता चुके हैं कई बार, तो ये आपको खुद से चेक करना है। और आप देखेंगे कि ये क्या है, सब ग्रुप है। चलिए, तो उस पर नहीं जाते हैं, वो आपको खुद चेक करना है। हाँ, जी एबिलियन है तो जी बाई एन एबिलियन है तो जी को एबिलियन होना है कि नहीं होना, यही चेक करना था। तो पहले तो जी बाई एन हम फॉर्म करें ना कि जी बाई एन एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं। तो जी बाई एन को एग्जिस्ट करने के लिए एन को तो नॉर्मल सब ग्रुप होना पड़ेगा, और एन को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए कितने तरीके थे हमारे पास। एक तरीका तो ये था, अगर इसके बराबर आ गया तो कहते थे कि दिस इज नॉर्मल टू जी, ये कहते थे, ठीक। एक कहते थे कि ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, ठीक है, तभी भी क्या हो जाएगा, इट्स नॉर्मल टू जी। ये पहला, ये दूसरा, ऐसा कहा करते थे। या तो ग्रुप ही एबिलियन हो जाए तो सब ग्रुप नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो हम ये वाला लेके चलते हैं, ठीक। चलिए, तो डिफिनीशन से आप परिचित हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी मिट गया। चलिए, तो हम एक एलिमेंट उठाते हैं कहाँ से, जी से। लेट यही ले लेते हैं, A0 B and D बिलोंग्स टू G। ये हम इसको स्मॉल जी से डिनोट करेंगे, इसको स्मॉल जी ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, आप ले सकते हो स्मॉल जी की तरह ट्रीट कर लेना है इसको। स्मॉल जी की तरह ट्रीट कर लेना। एलिमेंट अगला कहाँ से लेंगे, एच कहाँ से लेंगे, या ये देखिए 1B01, ये हो गया, ये और ये, ठीक है। इसको आप क्या ले लीजिए, एच ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए। एन है तो एन कर सकते हैं, एच है तो एच कर सकते हैं, एन कर सकते हैं इसको, चूंकि कैपिटल एन लेके चल रहे हैं तो स्मॉल एन कर लीजिए, जी एन। अब क्या चाहिए, अगला क्या चाहिए हमको, जी एच जी इनवर्स उसमें बिलोंग कर जाए। और ये आर्बिट्री है मैट्रिसेस, आर्बिट्री मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं। जी इनवर्स क्या होगा, जी इनवर्स 2x2 में जी इनवर्स लिखने के लिए क्या करते थे, ए और डी हम इसको आपस में रिप्लेस करते थे, तो यहाँ डी और ए हो जाता था, ठीक। इसको थोड़ा सा हटा लीजिए, यहाँ पे डी और ए हो जाता था, और यहाँ पे माइनस और माइनस लगा दिया करते थे, यहाँ पे माइनस और माइनस लगा दिया करते थे, तो ये 0 और ये बी हो जाया करता था, ठीक है। डी ए 0 माइनस बी, और यहाँ पे 1/AD कर लेते थे, यही हमारा जी इनवर्स आया करता था। दिस इज जी इनवर्स। थोड़ा सा और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई सब में करना होता है तो ये 1/A आ जाएगा, ठीक है। ये -B/AD आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और ये 1/D आ जाएगा। दिस इज जी इनवर्स। अगर हमारा जी इनवर्स वापस n में चला गया तो हम कहेंगे कि नॉर्मल हो गया। नाउ टू चेक
whether G, to check whether GH G inverse belongs to N or not. H नहीं, N लेके चल रहा है ना इसको, तो N कर लेते हैं। GN G इनवर्स N में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ये हमें चेक करना है। तो देख लीजिए, देखिए G को हम क्या लेके चले थे, G हमारा था A B 0 D, ये G था। N को हमने लिया था 1 B 0 1, और हमारा इनवर्स जो था वो क्या आया था, पीछे देखिए 1/a माइनस b बाई ए डी 0 1/d 1/a माइनस b बाई ए डी 0 एंड 1/d, ये आया हुआ था। ठीक, GH G इनवर्स, इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब ये कुछ आएगा। इसको जब आप करेंगे, प्रोडक्ट इसका लेंगे, इसका प्रोडक्ट आपको रो कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आती है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमेशा इसी फॉर्म का आएगा, ये जो आएगा हमेशा यहाँ पे जो इसकी वो पोजीशन है हमारी, ठीक है, ये वाली नीचे वाली, यहाँ 0 आएगा और यहाँ 1 1 आएगा। थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं ऐसा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 0 T और 1, T कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन है तो कुछ भी, वह T इज प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं, जो भी प्रोडक्ट आएगा रो कॉलम करके जो भी कुछ आएगा इस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, यहाँ 1 1 पक्का आएगा, यहाँ 0 आएगा। ठीक, और ये कहाँ बिलोंग कर गया, N में। हेंस प्रोसीजर बस आपको बता रहे हैं हम, N इज नॉर्मल टू G। ये मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा आराम से, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई तो नहीं करना। ठीक है, तो N इज नॉर्मल टू G। अब अगर N G में नॉर्मल हो गया, हेंस नहीं, इसको आप कर लो, सो N इज नॉर्मल टू G, हेंस G by N is defined। ये क्या है, डिफाइन है, डिफाइंड और वेल डिफाइंड, ये होगा, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। अब ये एग्जिस्ट करेगा तो चेक कर लेना है कि ये एबिलियन है कि नहीं, चेक कर लेना है कि ये एबिलियन है कि नहीं। ठीक है, चलिए बस ये हमें देख लेना है। और एक चीज और है यहाँ पे, इज G एबिलियन व्हेन G बाई N इज एबिलियन। तो G के बारे में तो आप पहले से क्लियर हैं, इतना प्रोसीजर करने के बाद भी आप पहले से क्लियर हैं। G क्या है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। भाई G में हमारा ऑपरेशन क्या है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और इन जनरल वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, एज वी नो। यहाँ पे नोट लगा लीजिए, यहीं पे नोट क्या, एज वी नो दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative in general। ठीक है, implies G is non abelian। ये पूरी कहानी यहाँ पे आके रिजल्ट दे चुकी है कि G तो नॉन एबिलियन है। तो ये पूछ रहा है G एबिलियन होगा यदि G बाई N एबिलियन है तो इस केस में तो G एबिलियन नहीं होगा।
जी बाई एन के बारे में। अब अगर जी बाई एन नॉन एबिलियन हो जाता तो हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाते। जी बाई एन अगर नॉन एबिलियन होता तो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। फिर कहते जी एबिलियन नहीं होगा क्योंकि जी बाई एन एबिलियन नहीं है। हमें ये थोड़ी ना पूछा गया था, हमें पूछा गया था अगर जी बाई एबिलियन है, जी बाई एन एबिलियन है, क्वोशंट ग्रुप एबिलियन होना ही होना है, तो क्या जी एबिलियन होगा? तो यहाँ तो जी एबिलियन नहीं है, क्वोशंट ग्रुप के बारे में हम चेक कर रहे हैं, तो हम वही चेक कर रहे थे। नाउ किस टाइप के एलिमेंट होंगे जी बाई एन में? लेट nx ny belongs to g by n. nx ny belongs to g by n. If g by n is abelian, if g by n is abelian, then अगर ऐसा हो रहा है तो nx ny जो है ny nx के फॉर्म में आएगा, hx hy hx के फॉर्म में आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन अ राइट कोसेट, सो nxy इक्वल टू nyx। ठीक है, nxy इक्वल टू nyx। यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? implies nxy nyx है, तो nxy nxy का इनवर्स इक्वल टू nyx nxy का इनवर्स। ये देखिए nyx y इनवर्स x इनवर्स। हाँ, आई थिंक सॉरी, ये थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन हो गया यहाँ पे। nyx मत लीजिए, nyx का इनवर्स ले लीजिए डायरेक्टली। ये भी यहाँ पे yx का इनवर्स होना चाहिए था। yx ऐसा क्यों किया कि इधर से हट जाए, आइडेंटिटी आ जाए ना। तो यहाँ से n x y और x इनवर्स y इनवर्स, ए बी इनवर्स होता है, b इनवर्स a इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी हो जाएगा। तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे n। अभी हमने पीछे पढ़ा था एज hx इक्वल टू e h, एज hx इक्वल टू h इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू h। ये पढ़ा था हमने, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ से देखिए np इक्वल टू n, तो p बिलोंग्स टू n, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x y x इनवर्स y इनवर्स बिलोंग्स टू n। सो इफ g by n is abelian, then x y x इनवर्स y इनवर्स बिलोंग्स टू n। ऐसा होगा, ठीक है। अब चेक कर लीजिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस। अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो हम कहेंगे एबिलियन है। तो लेट x को आपने क्या ले लिया? x को क्या ले लिया? अगर x y दोनों आप n से ले रहे हो तो x को आप कुछ भी ले सकते हो। x y x इनवर्स y इनवर्स में a b 0 d p q 0 s, ये x है, ये y है, ये x है, y है, और ये x इनवर्स लिखेंगे a b 0 x इनवर्स और y इनवर्स p q 0 s। ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया, ये x इनवर्स हो गया और ये y इनवर्स हो गया।
आप प्रोडक्ट करके देखना, इसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा वापस इस फॉर्मेट का आएगा, 1R01 इस फॉर्मेट का आएगा। ये सॉरी, आप प्रोडक्ट करके देख लेना, ये हमेशा इसी फॉर्मेट का आएगा। प्रोडक्ट आपको करना है, और ये कहाँ बिलोंग कर गया, n में, सो या यहीं पे, सो G/n is abelian while G is non-abelian। तो ये नोट कर लेना है। ये एग्जाम्पल इसलिए कराया कि आपको याद रहे, जनरल लीनियर के एग्जाम्पल्स हैं, इसी एग्जाम्पल के क्वेश्चन आएंगे। कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टेड एग्जाम्पल ही हैं, उससे आगे का कोई एग्जाम्पल भी नहीं है। मतलब अगर आप सिंपली एग्जाम्पल्स के क्लासेस डिवाइड कर लो तो आपके आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्लासेस ऑफ एग्जाम्पल्स, जैसे क्लास ऑफ एन टपल, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा एन टपल के बाद क्लास ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का ग्रुप, ठीक है, उसके बाद मैट्रिसेस का ग्रुप, ठीक, उसके बाद मैट्रिसेस के बाद आपका आ जाएगा सीक्वेंस का ग्रुप। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर क्लास डिफाइन कर लोगे तो उसी एग्जाम्पल में सारे के सारे क्वेश्चंस घूमते हैं, तो ये एबिलियन नहीं है। हेंस अगर कोई क्वोशंट ग्रुप एबिलियन है, इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रुप एबिलियन होगा, ये हमें नोट करना था, वो आप थ्योरम में देख चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज़ और लेते हैं। देखिए, जी हमारा कोई ग्रुप है, जी हमारा कोई ग्रुप है, और जेड जी क्या होता था, सेंटर ऑफ ग्रुप, ये ग्रुप का सेंटर होता था। कैसे टाइप के एलिमेंट होते थे इसमें? इसमें वो सभी एलिमेंट आते थे जो जी के हर एक एलिमेंट से कम्यूट करें, मीन्स लेफ्ट ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन दोनों का रिजल्ट सेम आए। तो इस केस में तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट चाहे किसी भी एलिमेंट से बनाओ आप, हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये टोटली कम्यूटेटिव है, हर एक एलिमेंट से कम्यूटेटिव है, कम्यूट कर रहा है। इस केस में लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट तो हमेशा इक्वल होंगे, इसलिए ये जी का क्या होगा, नॉर्मल सब होगा। नोट देन ये हमेशा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ZG इज, इसको जरा सा एंड कर लेते हैं, एंड ZG इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, सब ग्रुप ऑफ G। G हमारा G बी ए ग्रुप, ये क्या लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा सा चेंज करना होगा। G बी अ ग्रुप एंड ये नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ये पॉइंट है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर नॉर्मल है तो G/ZG डिफाइन होगा, पक्का डिफाइन होगा। ठीक है, G/ZG डिफाइन होगा। तो इसमें क्या होता है कि इफ G/ZG इज साइक्लिक, अगर ये साइक्लिक है, अगर हमारा G/ZG साइक्लिक है, देन G इज एबिलियन, ये एबिलियन ग्रुप बनाएगा। G/ZG अगर साइक्लिक है तो G हमारा एबिलियन ग्रुप बनाएगा। बहुत इजीली आप चेक कर सकते हो, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, आप इसको खुद थोड़ा एक प्रूफ करते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। G/ZG साइक्लिक है तो G एबिलियन है, तो G/ZG को डिफाइन होने के लिए A और B तो चाहिए ना, जो G से बिलोंग करे। तो लेट
A comma B belongs to G, then A comma B belongs to G. अगर A comma B belongs to G तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? ZG A, इसको आप बार बार आप इसको ऐसे लिख लो, थोड़ा सा इसको आप डिनोट कर लो N से, नॉर्मल है ना, N से डिनोट कर लो, देन NA कॉमा NB बिलोंग्स टू G बाई N. ZG को N के बराबर ले लिया ना, ZG को N से डिनोट, बार बार ZG नहीं लिखना चाह रहे थे इसलिए ऐसा ले लिया. और चूंकि ये साइक्लिक है, एज G बाई N इज साइक्लिक, देन Na इज इक्वल टू इसके किसी एलिमेंट की पावर के बराबर होगा. भाई अगर ये साइक्लिक है तो इसका हर एलिमेंट इसी के किसी एलिमेंट की पावर से बन रहा होगा. तो इसका एलिमेंट Na जो है Ng की पावर से बन रहा है, और Nb जो है वो किसकी पावर से बन रहा है? इसकी पावर N से बन रहा है. ठीक है भाई, इसमें Na-Nb टाइप के एलिमेंट होंगे, और चूंकि ये साइक्लिक है तो इसका हर एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट की पावर से बन रहा होगा, उसके जनरेटर से बन रहा होगा. तो ये हो गया Na जो है Ng की पावर M, और Nb जो है Ng की पावर N से बन रहा है. अगर ऐसा है देन अगर ऐसा है, एज Na इक्वल टू Ng की पावर N, एज Na इक्वल टू, ये लिखा था ना Ng की पावर M, एंड Nb हमारा क्या था? Ng की पावर N. ये बड़ा Ng की पावर N. अगर ऐसा हो रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए Ng की पावर M. ठीक है, कैसे? यहां दिखाते हैं. ये देखिए Ng की पावर M जो आपने लिखा ना, उसको आप Ng कितनी बार? M टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ राइट कोसेट इज अगेन अ राइट कोसेट, और लेफ्ट कोसेट इज अगेन अ लेफ्ट कोसेट. हेंस वी कैन से दैट दिस इज Ng की पावर M. H ऑफ x इंटू H ऑफ y इक्वल टू H ऑफ, सॉरी ये पढ़ा था ना, HX इंटू HY, तो ये HXY हो जाया करता था. ठीक है, तो उसी से हुआ ये. ठीक है, तो ये नोट नहीं करना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए थोड़ा सा. ठीक है, तो ये आ गया, और इसी तरह ये आ गया क्या हमारा? Ng की पावर N. ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ राइट कोसेट इज अगेन अ राइट कोसेट. लिख लो यार, लिख लो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा. देख लो, HA की पावर M जो होता है वो क्या होता है? HA इंटू HA M टाइम्स दिस इज प्रोडक्ट ऑफ राइट कोसेट इज अगेन अ राइट कोसेट. ये इसी फॉर्मेट पे तो चल रहे हैं. तो implies that Na इक्वल टू Ng की पावर N एंड Nb इक्वल टू Ng की पावर N. ये M था. ऐसा होता था Hx इक्वल टू Hy होता था, तो हम क्या लिखते थे? A G की पावर माइनस M बिलोंग्स टू N implies B G की पावर माइनस N बिलोंग्स टू N. क्यों? क्यों होता था? Hx इक्वल टू Hy हुआ करता था, तो हम लोग क्या लिखते थे? y इनवर्स से ऑपरेट कराते थे, आइडेंटिटी हो जाती थी, फिर h के बराबर हो जाता था. Hxy इनवर्स इक्वल टू h, दैट इम्प्लाइज xy इनवर्स इक्वल टू
बिलोंग्स टू H, ये ठीक है। अगर N में ये है, N में ये है, तो इन दोनों को कुछ नाम दे देते हैं। लेट X इक्वल टू A, Y इक्वल टू B फॉर सम X, Y बिलोंग्स टू N। भाई ये किसी न किसी के तो बराबर होगा, तो ये लिख लिया यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A इक्वल टू X, B इक्वल टू Y, G की पावर N। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगला तो इम्प्लाइज नाउ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, X G की पावर M, Y G की पावर N। कैसे, यहाँ से, ये यहाँ से, और ऐसा हो गया तो यहाँ पे आप देखो X G की पावर M, Y G की पावर N। ठीक है, Y कहाँ का एलिमेंट है, ZG का एलिमेंट है, सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट है, तो वो हर एलिमेंट से कम्यूट करेगा, सबके एलिमेंट से कम्यूट करेगा, तो G M से भी कम्यूट करेगा, और कम्यूट करेगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये इसको बाहर, ये हो जाएगा XY M प्लस N। ये क्यों, क्योंकि Y बिलोंग्स टू ZG। ठीक, ऐसा हो गया। ये सिमिलरली आप BA फाइंड करोगे तो वो भी इसी फॉर्म में आ जाएगा, क्या, YX के फॉर्म में आ जाएगा, G की पावर M प्लस N। बट XY इक्वल टू YX, क्यों, वो आपस में भी तो कम्यूट करेंगे भाई। X भले ही N का एलिमेंट हो तो G का तो एलिमेंट हुआ, तो Y से कम्यूट करेगा ही, दोनों आपस में कम्यूट करेंगे, चूंकि X, Y बिलोंग्स टू ZG। implies that XY G की पावर M प्लस N इक्वल टू YX G की पावर M प्लस N implies that AB equal to BA implies G is abelian। ठीक है, तो आप देखो कि अगर G बाई ZG साइक्लिक है तो G हमारा क्या हो गया, एबिलियन हो गया। ठीक है, यहाँ H को जो है, H को हमने N लिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, H को हमने N लिया हुआ है। कहाँ गया, अच्छा ये तो कर चुके थे, फिफ्थ, यहाँ पे इसको N लेके चला हुआ है, बार बार ZG ना लिखने से बचने के लिए N लेके चला हुआ है। चलिए, तो ये रहा। तो हमारे पास नोट्स कलेक्ट होते जा रहे हैं अब कई सारे कि कब क्या क्या पोजीशंस हो रही हैं। ठीक है, तो अब तक क्या क्या नोट कलेक्ट हुए। अच्छा, कुछ एक और देख लीजिए, कुछ चीज़ें और बची हुई हैं। तो हो गया, जैसे अगर एक क्वेश्चन और देखिए कि G एक नॉन एबिलियन ग्रुप है, लेट G be a non-abelian group, G be a non-abelian group of order PQ, where P and Q are prime। G एक नॉन एबिलियन ग्रुप है वेयर P एंड Q आर प्राइम।
देन ऑर्डर ऑफ ZG, सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? अगर कोई भी ग्रुप दो प्राइम ग्रुप का ऑर्डर दो प्राइम में ब्रेक हो जाए तो उसके सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? किसी भी ग्रुप का ऑर्डर PQ हो जाए, जैसे 3×5, 7×3 एंड 11×13, ऐसा कुछ हो जाए तो सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? तो सेंटर ऑफ ग्रुप है ना, तो ऑर्डर ऑफ G PQ है, ऑर्डर ऑफ G हमारा क्या है? PQ है। और ZG क्या होता है? एंड ZG हमारा सब ग्रुप होता है किसका? G का। सो ऑर्डर ऑफ ZG डिवाइड करेगा किसको? G के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, यही ना। सेंटर ऑफ ग्रुप हमारा क्या है? सब ग्रुप है G का, तो सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर G के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड करेगा तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है? हेंस पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ZG इज इक्वल टू क्या? PQ को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड कर सकता है, P डिवाइड कर सकता है, Q डिवाइड कर सकता है और PQ डिवाइड कर सकता है। इफ ऑर्डर ऑफ ZG इक्वल टू PQ, अगर सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर PQ हो गया तो ये ऑर्डर ऑफ G के बराबर हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाता है तो हमने क्या पढ़ा था? वो ग्रुप ऑब्वियसली क्या होता है? एबिलियन हो जाता है। इम्प्लाइज G इज एबिलियन। ये क्या है? पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन, ये नहीं होगा। पहला केस खत्म। ठीक है, अगला, इफ अगर सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर P हो जाता है, अगर सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर P हो जाता है, देन ऑर्डर ऑफ G बाई ZG क्या होगा? PQ बाई P हो जाएगा, ये हो जाएगा Q प्राइम, दैट इज G बाई ZG इज साइक्लिक। अगर ये साइक्लिक हो गया, हमने पीछे क्या पढ़ा था? G बाई ZG साइक्लिक होता है तो G क्या हो जाता है? एबिलियन हो जाता है। इम्प्लाइज G इज एबिलियन। ये भी केस काम नहीं करेगा क्योंकि एबिलियन नहीं है। ठीक है, ये केस नंबर 2 था। केस नंबर 3 सिमिलरली यही प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे इसका ऑर्डर जो है वो अभी P लिया था, Q के बराबर भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो, सो ऑर्डर ऑफ ZG नॉट इक्वल टू P। यहाँ भी लिख लो, सो ऑर्डर ऑफ ZG नॉट इक्वल टू PQ। ठीक है, आगे आगे, hence only possibility is possibility that order of G equal to order of ZG equal to 1, that is ZG में हमारा क्या रहेगा? खाली आइडेंटिटी रहेगा। सेंटर ऑफ ग्रुप हमारा ट्रिवियल हो जाता है। मीन्स अगर कोई ग्रुप, कोई नॉन एबिलियन ग्रुप है, किसी भी प्राइम नंबर्स के जो दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो और ऑर्डर उसका, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर वो हो, जैसे 3×7, 11×13, 5×3, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर वो G नॉन एबिलियन है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होगा? ट्रिवियल हो जाता है। सो इफ
नॉन एबिलियंट ग्रुप हैज ऑर्डर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू इज प्राइम, देन सेंटर ऑफ ग्रुप इज ट्रिवियल ओनली। ये थी, तो ये रहा हमारा क्वोशंट ग्रुप। ठीक है, ये पूरी इंफॉर्मेशन रही क्वोशंट ग्रुप के बारे में। इस क्वोशंट ग्रुप को कल हम लोग समराइज कर लेंगे, थोड़ी 15-20 मिनट की क्लास लेके, ये टोटल अब तक इसमें क्या क्या रहा है। फिर इस पे हम लोग वापस क्वेश्चन करने आएंगे, और जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसके बाद हमें और क्लियर होगा। यही सारे कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे, इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये कुछ कराए गए पर्टिकुलर थ्योरम्स और क्वेश्चंस हैं, यही होगा यहाँ पे। जी को क्वार्टरनियन ग्रुप कर देगा, कैलेंस 4 कर देगा, ठीक है, U8 कर देगा, यूनिटरी ग्रुप कर देगा, साइक्लिक ग्रुप कोई ले लेगा तो साइक्लिक ग्रुप ZN का आइसोमॉर्फिक हो जाता है, कोई भी साइक्लिक ग्रुप ZN का आइसोमॉर्फिक हो जाता है। तो यही 4-5 पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा वो CUET में कोई और पॉसिबिलिटी डाल ही नहीं सकते, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये बहुत ही ईजिली आपसे सॉल्व होगा, आप कर ले जाएंगे। हम लोग इस पर फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।